हेलो दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे नंदन तिवारी जी का 9th रैंक जिनकी है एमपीपीएससी 2020 में डिप्टी कलेक्टर का पद जिन्होंने हासिल किया है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे उनके साइंस का पेपर थर्ड का 11 मार्क के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग 11 मार्क का क्वेश्चन। तो गोली दर्पण की परिभाषा, प्रकार तथा उपयोग को लिखिए। ठीक है ना। वह दर्पण जिसके पृथक पृष्ठ गोली हो गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। अब ये प्रकार में बदल दिया गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ठीक है। तो उत्तल दर्पण के देखेंगे। देखिए इन्होंने साइंस में ये भी रहता है कि आप डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए इन्होंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके दिखलाता है। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। यह दर्पण कई क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। ठीक है। उपयोग, पश्च दृश्य दर्पण में इसका उपयोग होता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने में प्रयोग होता है। ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अंधे मोड़ों पर भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण देखेंगे। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है जैसे ये देख रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा है, यह किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है ना। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। ठीक है ना। उपयोग, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, सोलर कुकर में प्रवर्तक के रूप में, सेविंग मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। टॉर्च, सर्च लाइट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्थानों में किसी वस्तु के प्रतिबिंब के आवर्धन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। अतः दर्पण के अनेक अनुप्रयोग हैं, इन्होंने यह निष्कर्ष दे दिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु एवं अधातु के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर प्रकाश डालिए। धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान कर धनायन प्रदान करते हैं, एवं अधातु वे तत्व हैं जो धनायन नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है ना। अब भौतिक गुण देखें इसके। गुण धातु अधातु। ठीक है ना। तो इनकी अवस्था लिखा हुआ है इन्होंने। अवस्था समानतः ठोस, अपवाद धातु क्या है? समानतः ठोस। अपवाद क्या है? पारा है, द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है। ठोस अधातु क्या है? ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है। घनत्व उच्च अपवाद सोडियम है। घनत्व इसका क्या होता है? धातुओं का उच्च होता है और इनका अधातु का निम्न होता है। अपवाद हीरा है। ठीक है। तन्यता, धातुएं तन्य होती हैं इसमें और अधातु तन्य नहीं होती हैं। पतली चादर में परिवर्तित हो जाती है। आघात वर्धनीयता होती है, पतली चादर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। जैसे लोहा को पीट के पतली चादर में परिवर्तित कर दिया जाता है। अधातु ये भंगुर होती हैं, यह नहीं होती हैं, पतली चादर में परिवर्तित नहीं होती हैं। क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं धातु के और अधातु के निम्न होते हैं। चालकता, विद्युत व ऊष्मा की चालकता समानतः चालक। ठीक है ना। चालक समानतः कुचालक होती हैं। ठीक है ना। धातु जो होती हैं चालक होती हैं, धातु जो होती हैं कुचालक होती हैं। ध्वनि गुण विद्यमान होता है इनमें, इसमें ध्वनिकता नहीं होती है। ठीक है ना। रासायनिक गुण, अब इसका देखेंगे रासायनिक गुण। अभी क्या देखा है? भौतिक गुण देखा है। अब क्या होगा? रासायनिक गुण। गुण क्या है? धातु अधातु। ऑक्साइड, तो ऑक्साइड धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लीय या उदासीन होते हैं। अधातु जो होते हैं अम्लीय या उदासीन होते हैं। विद्युत प्रवृत्ति कैसी होती है? धन विद्युती होने पर विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर एकत्रित होते हैं, विद्युत प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। ऋण विद्युती, अतः विद्युत अपघटन में एनोड पर एकत्रित होते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है। H से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं यह। ठीक है। धातु हाइड्रोजन से क्रिया धातु नहीं करते हैं और यह धातु जो है करती है। ठीक है।
अम्लों में क्रिया, अम्लों से क्रिया तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है, यह भी बनाती है, ठीक है। मिश्र धातु से क्रिया मिश्र धातुएं बनाती हैं, यह नहीं बनाती है, ठीक है। अतः अनेक अंतर विद्यमान है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को परिभाषित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग बताइए। वे जीव जिन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक, जीवाणु, शैवाल आदि, ठीक है ना। उपयोग क्या है इसके? प्रतिजैविक के रूप में, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव का जैव अणु निर्माण में, औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू उपयोग में, अन्न उपयोग में, पर्यावरण में, ठीक है ना। घरेलू उपयोग में क्या उपयोग है सूक्ष्म जीव का? दूध से दही, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग करके, ठीक ना। ब्रेड बनाने में, चीज़ बनाने में, पारंपरिक पेय टोड़ी बनाने में, एकल कोशिका प्रोटीन में, उदाहरण स्पाइरुलिना, डोसा, इडली बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग हानिकारक जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को नष्ट करने में होता है, ठीक है ना। उदाहरण पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम कवक, जैव अणु में इसका प्रयोग होता है। सूक्ष्म जीव जैव अणु में देखेंगे, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग में से अनेक जैव अणु का निर्माण किया जाता है। उदाहरण साइक्लोस्पेरिन, ठीक है ना। औद्योगिक वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी आदि में सिरका में सिट्रिक अम्ल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है सूक्ष्म जीव का। पर्यावरण संरक्षण देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण में जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोला आदि के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैव कीटनाशक बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक ना। जैव कीटनाशक बनाने में इसका प्रयोग होता है। बायोगैस में मैथेनोजेन बैक्टीरिया प्रयोग में इसका प्रयोग होता है। अतः सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा मानव कल्याण हेतु अनेक सेवाएं मिलती हैं, अतः इस दिशा में निरंतर शोध की जरूरत है। ई गवर्नेंस क्या है पर एक लघु लेख लिखिए। शासन और प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही ई गवर्नेंस है, ठीक है। अब ई गवर्नेंस को इन्होंने डायनेमिक रूप में दिखाया हुआ है, ठीक है। शासन, प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस का मिला जुला रूप है, जिससे शासन और प्रौद्योगिकी मिल जाते हैं तो ई गवर्नेंस बनता है। उद्देश्य कार्यकुशलता, दक्षता, जवाबदेहिता में वृद्धि, जनोन्मुखी प्रशासन का निर्माण, भ्रष्टाचार से मुक्ति, लाल फीताशाही पर अंकुश। इसका उद्देश्य क्या होता है ई गवर्नेंस का? कार्यकुशलता, दक्षता, जवाबदेहिता में वृद्धि, जनोन्मुखी प्रशासन का निर्माण, भ्रष्टाचार से मुक्ति, लाल फीताशाही पर अंकुश होता है। चरण देखेंगे इसके ई गवर्नेंस के। कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन परस्पर संपर्क। स्तंभ क्या है? नागरिक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन, ठीक है ना। लाभ देखेंगे, भ्रष्टाचार में कमी होगी। लाभ, इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार में कमी होगी। सॉरी, ठीक है, यहाँ पास थे अपन। भ्रष्टाचार में कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट लाभ देखते हैं। सरकारी कामकाज में तीव्रता होगी। पर्यावरण संरक्षण में, ठीक है ना। SMART प्रशासन, स्मार्ट प्रशासन बनाने में, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। चुनौती क्या है? डिजिटल डिवाइड, साइबर क्राइम, आधारभूत अवसंरचना की कमी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण नहीं, ठीक है। प्रयास क्या है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 चलाई जा रही है, ठीक है ना। DBT, भीम UPI, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। ई रूपी एवं डिजिटल रुपया बनाया गया है। जनधन योजना का प्रयोग किया जा रहा है। निष्कर्षतः ई गवर्नेंस के द्वारा भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एवं विकसित देश के स्वप्न को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। अब यह मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। माध्यमाधिका का है। किसी फर्म के 10 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन निम्न सारणी में दिया गया है। लघु रीत का गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए।
सिंपल से हो गया। माध्य का तो आप लोग देख लेंगे, सिंपल से ही रहता है, एक पेज में ही आ गया। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।